सभी साथियों को नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा अपबाइंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान का स्थिति और विस्तार इस टॉपिक की अपन चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो पार्ट में अपन ने राजस्थान का स्थिति और विस्तार किया था। और स्थिति विस्तार के बाद में अच्छे से अध्ययन करने के बाद, जैसा कि आपने देखा होगा, दोनों वीडियो डले हुए हैं आपके प्लेलिस्ट में, देख लेना। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। और भौतिक स्वरूप एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, राजस्थान ज्योग्राफी की, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो जितने भी राजस्थान के ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं वो एन के प्रकार ने इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो इस टॉपिक का अगर आप सही से अध्ययन कर लेते हो तो मैं कह सकता हूं कि आपके काफी टॉपिकों में क्या हो जाएगी, सहायता हो जाएगी। तो इस टॉपिक को बढ़िया गहन चिंतन से पढ़ते हैं। तो मैं इसके लिए कुछ बेसिक जानकारियां बता रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि अपन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहते हैं। ऊपरी सतह पर रहते हैं तो ऊपरी सतह के कितने परसेंट भाग पर जड़ता? 70.8% भाग पर जड़ता, ये आपको बताया था। 70.8% भाग पर जो जड़ था पृथ्वी की ऊपरी सतह के, उस जड़ की अगर फिर 70.8 पर जड़ है तो बाकी कितना परसेंट बच गया? 29.2% भाग पर स्थल भाग था, ये आपको पता है। और जो जड़ भाग है ऊपरी सतह पर ग्लोब पर देखा होगा, वह एक ही जगह पड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में। और उसके कितने टुकड़े थे? 4, जिससे अपने चारों महासागर बने हुए हैं। और इस बीच में जो स्थल भाग रखा हुआ है उससे अपने क्या बने हुए हैं? महाद्वीप रखे हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि स्थल भाग के वर्तमान में जो 60 टुकड़े हैं वो अगर एक भी हो जाए तो भी वो 29.2% ही रहेगा। और जड़ भाग जो 4 टुकड़ों में पड़ा हुआ है, अगर वो एक भी हो जाए तो 70.8% भाग ही रहेगा। तो इसके लिए अगर मैं चर्चा करूं आगे की, तो आपको पता है कि संपूर्ण पृथ्वी की ऊपरी सतह पर 70.8 पर आप क्या बता रहे हो? जड़ बता रहे हो। और 29.2 पर क्या बता रहे हो? स्थल बता रहे हो। तो ये जैसे सपोज करो ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर आज से करोड़ों साल पहले की बात है, जो 7 महाद्वीप आज अलग अलग जगह पड़े हुए हैं। जो स्थल भाग के 60 टुकड़े हैं और जड़ भाग के जो 4 टुकड़े हैं, वो किसी समय में यानी कई साल पहले की बात है, उस समय ये 7 महाद्वीप एक ही जगह पड़े हुए थे। और उस एक ही जगह पड़े हुए थे तो 7 महाद्वीपों को कहा जाता था पेंजिया, जो आपने नाम सुना होगा। क्या कहा जाता था? पेंजिया। तो आज से करोड़ों साल पहले की बात है। समस्त स्थल भाग को क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। ठीक है। जिस प्रकार से स्थल भाग एक जगह पड़ा हुआ तो समस्त जल भाग भी एक जगह पड़ा हुआ था। और समस्त जल भाग को अपन कहते थे पैंतालासा। समस्त जल भाग को क्या कहा जाता था? पैंतालासा। इस चीज का ध्यान रखना है। भौतिक स्वरूप में अपन प्रवेश करने से पहले इन चर्चाओं को करेंगे कि राजस्थान अपने पूरी पृथ्वी पर समस्त स्थल भाग जो 7 महाद्वीप वो किसी जमाने में एक ही थे और उसे पेंजिया कहा जाता था। और समस्त जड़ भाग का समूह एक ही जगह पड़ा हुआ था, उसे पेंतालासा कहा था। तो फिर कालांतर में क्या हुआ? धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ? इस पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए। जैसे ही इस पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए, मतलब स्थल भाग के 2 टुकड़े हो गए, और एक उत्तरी भाग में और एक दक्षिणी भाग में। जो उत्तरी भाग में आता है उसे अपन कहते हैं अंगारा लैंड। क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड। तो स्थल भाग के 2 टुकड़े हो गए। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिणी भाग को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अगर मैं इसकी और चर्चा करूं तो बीच में जड़ आ गया था और इस बीच में जड़ वाले भाग को अपन कहते हैं 33 सागर। 33 सागर। इस प्रकार से अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड एक पेंजिया के ही 2 भाग है। फिर धीरे धीरे अंगारा लैंड के टुकड़े हुए, गोंडवाना लैंड के टुकड़े हुए। तो मैं कहना चाह रहा हूं बीच में क्या आ गया? 33 सागर आ गया। 33 सागर आ तो गया, लेकिन वर्तमान में 33 सागर अवरुद्ध हो चुका है। उसके कारण है धीरे धीरे भाई, पहले क्या था? पेंजिया था। फिर पेंजिया के कितने टुकड़े हो गए? 2। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लोरेशिया भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना है। उत्तरी भाग को या तो अंगारा लैंड कह दो या लोरेशिया कह दो। और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। फिर बीच में जो जड़ आ जाता है उसे 33 सागर कह रहे हो आप। फिर क्या हुआ? वर्तमान में ये स्थिति भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अपन रहते, अंदर जाओगे तो अंदर लगभग 100 किलोमीटर नीचे जाते ही प्लेटें जो होती है, ये प्लेटें 100 किलोमीटर तक लगभग ये प्लेटें हैं। और प्लेटों के नीचे मैग्मा पाया जाता है। और मतलब टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण मैग्मा है, यानी चट्टानें पिघली हुई है, जिसे ज्वालामुखी वहां से आता है वही है। तो इस मैग्मा के ऊपर ये प्लेटें तैर रही है। तो प्लेटें तैर रही है तो कुछ उत्तर की प्लेटें दक्षिण में गति कर रही है, कुछ दक्षिण की प्लेटें उत्तर में गति कर रही है, पूर्व में गति कर रही है, पश्चिम में। अलग अलग टुकड़ों में ये टूटती रहती है, मतलब जुड़ती रहती है। तो जैसे इस पेंजिया के 2 टुकड़े हुए, धीरे धीरे अभी वर्तमान में 60 टुकड़े हो गए। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ ये जो वर्तमान में 33 सागर है, ये 33 सागर अवरुद्ध हो चुका है।
उसका कारण है कि अंगारा लैंड से जो नदियां आती थी उन नदियों का ढाल किधर था? दक्षिण की ओर। इस अंगारा लैंड से जो भी नदियां आती थी इनका ढाल दक्षिण की ओर था और गोंडवाना लैंड की नदियों का ढाल किधर था? उत्तर की ओर। एक काम तो ये चल रहा था, तो नदियां अपने साथ क्या लाती है? अवसाद लाती है। तो नदियां अपने साथ अवसाद ला रही है, तो नदियां धीरे 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 उन अवसादों से उसको क्या करेगी? भरेगी। एक काम तो ये चल रहा है। दूसरा काम का क्या चल रहा था कि इस उत्तरी भाग के कुछ टुकड़े दक्षिण की ओर गति कर रहे हैं, दक्षिणी भाग के कुछ टुकड़े उत्तर की ओर गति कर रहे हैं। तो इन दोनों गतियों के कारण ये धीरे धीरे पास में आ रहे थे, और पास में आ रहे थे, इस वजह से भी अवरुद्ध हो रहा था। तो दो कारणों से वर्तमान में तैतीस सागर क्या हो चुका है? अवरुद्ध। तो मुख्यतः तैतीस सागर अवरुद्ध हुआ है नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से, क्योंकि वर्तमान में यहां पर नदियां लाखों वर्षों तक इसको भरती रही, ये वर्तमान में क्या हो चुका है? अवरुद्ध हो चुका है। तो ये आपको पता हो, इसी चीजों को, इसी खंडों को अपना भी राजस्थान पे लागू कर रहे हैं। तो यहां तक आपका क्लियर हुआ। ऊपरी भाग पर जो समस्त स्थल भाग था उसे पेंजिया, समस्त जड़ भाग को पैंतालासा। पेंजिया के कालांतर में दो टुकड़े जिसे अंगारा लैंड और एक क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। और बीच में तैतीस सागर जो वर्तमान में अवरुद्ध हो चुका है, क्योंकि इन नदियों के कारण, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण ये क्या हुआ? धीरे धीरे अवरुद्ध हो चुका है। आगे की अगर चर्चा करें तो इसी चीज को मैं राजस्थान पर लागू करूं। देखो भाई, अंगारा लैंड और एक कौन सा था अपना? गोंडवाना लैंड। तो आगे के ऊपर चर्चा करें, जैसे आपने पेंजिया पैंतालासा की चर्चा की, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड की चर्चा की। अब अगर मैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप इसको अपन लागू करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें बता दें। जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था वो वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान करना है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा सर्वप्रथम इसको क्या किया गया? प्रयास किया गया था भाई। ठीक है, तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप को सर्वप्रथम जो बांटने का प्रयास किया गया वो किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया। और ये क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम प्रयास वीसी मिश्रा ने किया, और वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये भी बात होना चाहिए। इनकी बुक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा गया है। वीसी मिश्रा के अनुसार कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा गया है। और इनकी पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1968 में हुआ था, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया था। यह भी ध्यान रखना है। राजस्थान का भूगोल है, पुस्तक का नाम राजस्थान का भूगोल है। कब कर रहे हैं? 1968 में कर रहे हैं। कितने भागों में कर रहे हैं? 7 भागों में कर रहे हैं, और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया है। तो मैं कह दूं कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को सर्वप्रथम जो बांटने का प्रयास किया गया वो किसके द्वारा है? प्रयास किया गया या किया है वो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा 1968 में किया गया है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ से 1968 में। किताब का नाम है राजस्थान का भूगोल, और किसके द्वारा? नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे की अगर मैं चर्चा करूं, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार जो 7 भौतिक स्वरूप है वो है कौन कौन से? तो एक एक का आपको देखो। पश्चिमी सूक्ष्म प्रदेश है, अर्धसूक्ष्म प्रदेश है। दो तो सूक्ष्म ही हो गए, एक तो पश्चिमी सूक्ष्म और एक अर्धसूक्ष्म, जो आप अभी पढ़ोगे सूक्ष्म और अर्धसूक्ष्म, वो हो गए दो। तो एक नहरी प्रदेश जो अपने सिंचाई का आता है, श्री गंगानगर मानगढ़, उसके हिसाब से हो गया। एक अरावली वाला पार्ट हो गया। तो दो तो अपने सूक्ष्म के हिसाब से हो गए, पश्चिमी, और एक हो गया अर्धसूक्ष्म। नहरी, एक नहरी हो गया श्री गंगानगर मान, एक अरावली वाला हो गया, और एक पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश जो पूर्व का मैदान है, वहां पर उपजाऊ मिट्टी है, उस क्षेत्र के लिए ये यूज में लिया गया है। वहां पर उपजाऊ मिट्टी है औद्योगिक प्रदेश के हिसाब से ना। दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश जो अपने हाड़ौती का पठार है उसकी चर्चा चल रही है, और चंबल बीएड क्षेत्र जिस क्षेत्र में चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो ये राजस्थान के प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार 7 भौतिक स्वरूप है। ये ध्यान रखना, 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया है, और बुक का नाम राजस्थान का भूगोल था। पूरी डिटेल पता होनी चाहिए ना, और 7 का पता होना चाहिए। 2 सूक्ष्म है, एक पश्चिमी और एक अर्धसूक्ष्म है ना। एक नहरी हो गया, हाड़ौती प्रदेश हो गया, दक्षिणी पूर्वी वाला हो गया, पूर्वी 2 ले लेना, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, और एक कौन सा नहरी हो गया, और एक अरावली हो गया। 2 और 2 4, और एक 6, एक कौन सा हो गया? चंबल वाला। 7 वो देते हैं अपने भौतिक स्वरूप किसके अनुसार? वीसी मिश्रा के अनुसार। आगे की बात करें, प्रोफेसर राम लोचन सिंह ने, इनका भी थोड़ा सा अच्छा नाम आता है। वैसे वीसी मिश्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोफेसर राम लोचन सिंह 1971 में कर रहे हैं। वॉल्यूम इंडिया एज रीजनल ज्योग्राफी इनकी बुक का नाम है। लेकिन ये ध्यान रखना,
रामलोचन सिंह ने कब किया है? 1971 में। बुक देख लेना अपने हिसाब से, कोई जरूरी नहीं है। भारत का प्रादेशिक करते हुए राजस्थान को 2 वरत, ये ध्यान रखना, ये रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 तो वरत में बांटा है, राजस्थान और राजस्थान का पठार में, राजस्थान और राजस्थान का पठार में विभक्त किया, 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया है। 4 किस में किया है? उप प्रदेश में। और 12 लघु प्रदेशों में विभक्त किया है। जो अभी आपके ईओआरओ का एग्जाम होता है उसमें आया भी था, जो अपने ये 12 वाला जो उप प्रदेश हैं उनके बारे में पूछ। उप प्रदेश तो कितने हैं? 4, लेकिन उप प्रदेश के शब्द यूज में लिया गया है। लघु जो प्रदेश है वो कितने हो जाएंगे? 12। तो 2 तो वरहत हैं, 4 उप प्रदेश हैं और 12 लघु प्रदेशों में किसने बांटा है? रामलोचन सिंह ने 1971 में। वीसी मिश्रा की बातें हो गई, रामलोचन सिंह की बातें हो गई 1971 में, वो 1968 में कर रहे थे। फिर जो मेन वर्गीकरण होता है वो उच्चाउच और जलवायु के आधार पर, जो आपको पता है 4 भागों में बांटा गया है, उसकी अपन गहन चिंतन करते हैं, उसी के बारे में अधिकतर अपन पढ़ते हैं ना। जैसे राजस्थान में विद्यमान जो उच्चावच है, 4 संरचनात्मक स्वरूप हैं जो आपको सबको पता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली, पूर्व का मैदान, होराहाड़ुती का पठार। उनकी जो ये किसके आधार पर है? ये उच्चावच और जलवायु के आधार पर है। भाई ये ध्यान रखना, वीसी मिश्रा के अनुसार, रामलोचन सिंह के अनुसार, और ये उच्चावच और जलवायु के आधार जो अपन वर्तमान में पढ़ते हैं ना, जाना जा रहा है। जिसमें कौन कौन से हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, जो थार के मरुस्थल का भाग है, यह आपको पता है राजस्थान के भौतिक स्वरूप को उच्चावच और जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, और इन चारों को ही पढ़ेंगे अपन गहन चिंतन, मतलब गहन चर्चा के साथ। फिर दूसरा आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्व का मैदान है और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, जिसको अपन अभी मैप से देख रहे हैं कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है? 4 प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली है, पूर्व का मैदान है, होराहाड़ुती का पठार है। इसके आगे की अपन चर्चा करें, जैसे देखो राजस्थान के भौतिक स्वरूप में पश्चिमी भाग को अपन क्या कहेंगे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर मैं चर्चा करूं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना % है? राजस्थान की कुल जमीन को अगर 100% मान लें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग पर क्या पाया जाता है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है, ये आपको पता होगा। मध्यवर्ती अरावली की अगर मैं चर्चा करूं तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये अपना कितना % है? 9% है। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं ये 61% है, ये 9% है। पूर्व का मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? 23% है भाई, है ना? कितना % है? 23% है। क्षेत्रफल का 23% है। 61% कौन हो गया? उत्तरी पश्चिम मरुस्थल। अरावली कितने % हो गई? 9%। और अपना मैदान कितना % हो गया? 23%। और लगभग 7% भाग पर कौन है? हाड़ौती का पठार। तो ऐसे ऑल ओवर राजस्थान की जमीन को अगर 100% मान लिया जाए तो इसे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 61% पर मरुस्थल है, अरावली 9%, पूर्व का मैदान अपना 23% है, और हाड़ौती का पठार कितना % है? 7% है। जनसंख्या की अगर मैं यहीं पे थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि राजस्थान की ये इस उत्तरी पश्चिम मरुस्थल में जनसंख्या कितने % रहती है, तो 40% जनसंख्या इसमें रहती है, और अपने अरावली पर लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है, और अपने पूर्व के मैदान में 39% जनसंख्या निवास करती है, यानी 39%, और हाड़ौती के पठार में 11% जनसंख्या रहती है। तो आपको एक चीज पता होगी कि ये जो चारों भौतिक स्वरूप है, ये चारों टुकड़े किसी न किसी, जो अपन ने शुरू में पढ़े हैं अभी, जैसे अंगारा लैंड पढ़ा, गोंडवाना लैंड पढ़ा, 33 सागर पढ़ा, तो उनमें से ही किसी न किसी के टुकड़े हैं। जैसे अपन ने पेंजिया पेंतालासा पढ़ा था, तो उत्तरी भाग पेंजिया के 2 टुकड़े किए थे, अंगारा लैंड, और उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को क्या कहा था अपने? गोंडवाना लैंड। तो अगर मैं बात करूं जो ये क्षेत्र, ये अपना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है ना, इस मरुस्थल की अगर मैं बात करूं तो ये 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? 33 सागर का। मतलब मैं कह सकता हूं किसी जमाने में यहां पर समुद्र था, 33 सागर का अवशेष है सब। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। और जो पूर्व का मैदान है यह भी किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। यानी यहां भी किसी जमाने में क्या था? समुद्र था। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल और पूर्व का मैदान दोनों ही किसके अवशेष है? 33 सागर के। मतलब यहां पर समुद्र था। तो अगर समुद्र था तो ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने। अब मैं बात करूं कि दो बच गए, एक अरावली बच गया और एक अपना हाड़ौती का पठार बच गया। ये दोनों किसके हैं? ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है ना, गोंडवाना लैंड के अवशेष। तो इतना क्लियर हो गया है कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को उच्चावच और जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांट रहे हैं अपन, जिसमें उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, पूर्व का मैदान दोनों 33 सागर के अवशेष है। यहां किसी जमाने में समुद्र था। अरावली और हाड़ौती का पठार किसके हैं? गोंडवाना लैंड के। मतलब अंगारा लैंड का राजस्थान के अंदर कोई टुकड़ा नहीं है।
अब एक एक की अगर मैं चर्चा करूं, जैसे आप ये कह रहे हो कि ये 33 सागर का अवशेष है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, तो अगर 33 सागर का अवशेष है तो ये किसी न किसी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना होगा, और नदियों से लाई गई मिट्टी से बना है तो ये क्षेत्र क्या होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, क्योंकि नदियां अगर अपने साथ कोई मिट्टी लाती है तो वो क्षेत्र उपजाऊ होता है ना, वो मिट्टी उपजाऊ होती है। तो मैं कह सकता हूं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र उपजाऊ है, पूर्व का मैदान भी उपजाऊ है क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो ये कौन सी मिट्टी से बना है, जलोढ़ मृदा द्वारा, जलोढ़ मृदा से बना है। और ये भी क्षेत्र किससे बना है, जलोढ़ मृदा से बना है। तो दोनों ही, पूर्व का मैदान भी किससे बना है, जलोढ़ मृदा से। जब ये दोनों ही क्षेत्र जलोढ़ मृदा से बने, मिट्टी मतलब लाई गई, जल के द्वारा लाई गई मिट्टी से, मतलब मिट्टी से बने, तो ये क्षेत्र उपजाऊ तो है, लेकिन ये कहते हैं भाई इसे मरुस्थल क्यों कह रहे हैं, उसका कारण है कि ये मिट्टी तो उपजाऊ है लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यहां वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होने की वजह से ये क्षेत्र किसमें बदल गया है, मरुस्थल में बदल गया है। उसके कई सारे कारण भी हैं जिनकी अपन चर्चा करेंगे अभी, सारे रीजन। तो मैं बात करूं कि ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, तो जैसे ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है उत्तरी पश्चिम मरुस्थल, किससे बना है, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है। और अपना पूर्व का मैदान भी किससे बना है, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो मुख्यतः पूछा गया इनमें किन नदियों का योगदान है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी भाग में जैसे सरस्वती, घग्गर नदी, इनका मुख्यतः योगदान है। सरस्वती नदी का भाई यहां प्राचीन समय सरस्वती नदी बहती थी, तो सरस्वती नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से सरस्वती, और साथ में कौन सी नदी बहती है, घग्गर, तो इन नदियों द्वारा लाई गई ये मिट्टी से ये बना है कौन सा, उत्तरी पश्चिम मरुस्थल। और पूर्व का मैदान की अगर मैं चर्चा करूं तो ये गंगा और यमुना की सहायक नदियों का मुख्यतः योगदान है। तो इसमें ये कौन सी नदियों से निर्मित होगा, गंगा यमुना नदियों से। तो इस प्रकार से अपने थोड़ी सी बेसिक चर्चा की कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में कौन किसका अवशेष है, कितना % है राजस्थान के क्षेत्रफल का, जनसंख्या का कितना % है, कौन कौन सी नदियों का मुख्यतः योगदान है, ठीक है। फिर आगे अपन चर्चा करें तो देखो भाई राजस्थान के भौतिक स्वरूप को अपन ने 4 भागों में बांटा था। जैसे पहला कौन सा बड़ा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो क्षेत्रफल का कितना % है, 61% है। और अभी जस्ट बताया था आपको जनसंख्या का कितना % है, 40% है। और ये किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है, नो डाउट। और 33 सागर का अवशेष है, लेकिन किसके द्वारा लाई गई, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। और मुख्यतः कौन सी नदियों के बारे में बताया आपको, सरस्वती और घग्गर नदियों की अपन ने चर्चा की। अब बात ही आती है कि बनने का क्रम जो होता है कि अपन ने 4 भौतिक स्वरूप पढ़े, तो सबसे पहले कौन सा पढ़ा, तो आपको पता है कि सबसे प्राचीन और पहले बनने वाली जो चीज वो था, वो भौतिक स्वरूप कौन सा था, अरावली था। सबसे पहले कौन सा बना था अपने, अरावली बना था। अरावली के बाद अपने हाड़ौती का पढ़ा। भाई गोंडवाना लैंड के 2 ही तो टुकड़े, पूर्व का मैदान और उत्तरी पश्चिम मरुस्थल, तो बाद में बने, और बाद में बने हैं नदियों द्वारा लाए गए। तो पहले से थे, गोंडवाना लैंड तो पहले से था, और पहले से था तो पहले वाले ही पहले बनेंगे। तो अरावली सबसे पहले बनाए, फिर अपने हाड़ौती का पठार बनाए, है ना। हाड़ौती का पठार जो क्रिटेशियस काल में जो अपने ज्वालामुखी के द्वारा दरारी उद्भेदन की क्रिया होती है। ज्वालामुखी 2 प्रकार से होता है, एक तो दरारी उद्भेदन, दरारी उद्भेदन का मतलब है एक दरार के माध्यम से लावा का निकलना, और एक छिद्र के माध्यम से, वो केंद्रोन्मुखी कहलाता है ना। तो सबसे पहले अपने अरावली बनी थी, उसके बाद में अपने हाड़ौती का पठार बना था, फिर पूर्व का मैदान, और फिर अपना मरुस्थल। तो मैं कह सकता हूं 4थे नंबर पे बना है। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल सबसे नवीनतम हो गया। सबसे नवीनतम भौतिक स्वरूप कौन सा हो गया, उत्तरी पश्चिम मरुस्थल सबसे नवीनतम हो गया। सबसे प्राचीनतम कौन है, अरावली है। सबसे प्राचीन कौन हो गई, सबसे प्राचीन हो गई अपनी अरावली, और सबसे नवीन हो गया अपना कौन, सबसे नवीन कौन हो गया अपना सबसे नवीन हो गया अपना वो अरावली, सबसे नवीन हो गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, और सबसे नवीन प्राचीन तो अरावली हो गई, नवीनतम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल हो गया। फिर आगे अपन चर्चा करें, जैसे अरावली की, अरावली 9% था, बताया था आपको, 10% जनसंख्या रहती है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, सबसे प्राचीन है। पूर्व का मैदान 23%, 49% 33 सागर का था। मुख्यतः कौन सी नदियों का योगदान था पूर्व के मैदान को बनाने में, गंगा और यमुना नदियों का। गंगा व यमुना नदियों की अपन ने चर्चा की थी, गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित है वही है। और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल सरस्वती व घग्गर नदी द्वारा निर्मित है ना,
मुख्यतः उनकी सहायक नदियों ना। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89%, जिसे अपन लगभग 7% बोल रहे हैं, और जनसंख्या का 11% लगता है। गोंडवाना का अवशेष है सेकंड नंबर पे, ये बड़ा ये चर्चा हो चुकी है। तो इस प्रकार से चारों भौतिक स्वरूपों की चर्चा की अपन ने। 61% क्षेत्रफल का मरुस्थल है, जिस पर 40% जनसंख्या रहती है राजस्थान की। अरावली राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% है, जिस पर 10% जनसंख्या रहती है। और पूर्व का मैदान अपने क्षेत्रफल का 23% है, जिस पर 39% जनसंख्या रहती है। और इसके अलावा हाड़ौती का पठार 7% है, जिस पर 11% जनसंख्या रहती है ना। किस किस का भाग है, किसके द्वारा निर्मित है, प्रत्येक हर लाइन इंपॉर्टेंट है भैया ना। अब मैं बात करूं कि ये जो मरुस्थल है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, ये किस वजह से बना, क्या कारण थे बनने के। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि मरुस्थल था, वर्तमान में मरुस्थल है, इससे पहले यहां समुद्र था। कि समुद्र कब था, तो पर्मो कार्बोनिफेरस, जब अपन भूगर्भिक सारणी की चर्चा करते हैं कि जब से अपनी पृथ्वी बनी है, जब से आज तक इसे अलग अलग कालों में बांटा गया है। जैसे आपने जुरेसिक सुना होगा, क्रिटेशियस सुना होगा, प्लेस्टोसीन सुना होगा, प्रीकैम्ब्रियन सुना होगा। तो अलग अलग काल, जब से पृथ्वी बनी है, जब से आज तक इसे अलग अलग कालों में बांटा गया है। तो उसी की अगर मैं चर्चा करूं तो आपको पता है कि उन कालों में से कौन सा ऐसा काल था या समय था जिस टाइम पे यहां उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में समुद्र था। तो पहला ये भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार पर्मो कार्बोनिफेरस काल में यहां क्या था, 33 सागर था, मतलब समुद्र था। फिर धीरे धीरे पर्मो कार्बोनिफेरस काल की चर्चा चल रही है। फिर जुरेसिक, क्रिटेशियस और इयोसीन, ये इसके बाद वाले काल हैं। जुरेसिक, क्रिटेशियस, इस जुरेसिक से पहले ट्रियासिक था ना, मेसोजोइक के पार्ट है। इयोसीन भूगर्भिक, देखो जुरेसिक, क्रिटेशियस, मेसोजोइक हो गया। फिर सिनोजोइक में इयोसीन आ जाता है। भूगर्भिक युगों में यह समुद्री क्षेत्र था, मतलब ऐसा हुआ पर्मो कार्बोनिफेरस में था। फिर धीरे धीरे एक साथ तो यहां पर नदियां लाई नहीं, तो धीरे 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 नदियां उसाद लाती गई। फिर यह रूपांतरण हो रहा है, जुरेसिक, क्रिटेशियस, इयोसीन, भूगर्भिक, यह है समुद्री क्षेत्र था। और धीरे धीरे समुद्र के खिसकने से, किसने लगा वो बताया था, प्लेटें खिसकती है। तत्पश्चात प्लेस्टोसीन काल में आते आते यह मनुष्यों का यहाँ क्या हो गया, प्रादुर्भाव हो गया। तो यह काल पर्मो कार्बोनिफेरस काल में तो संपूर्णतया क्या था, समुद्र था। फिर धीरे धीरे अवसादों के कारण बढ़ता गया। और कौन से काल में मनुष्य आ गया था यहाँ पर, प्लेस्टोसीन काल में मनुष्य आ गया। तो ध्यान रखना, पर्मो कार्बोनिफेरस काल में यहाँ समुद्र था, और धीरे धीरे किसमें चेंज हो रहा था, मैदानों में चेंज हो रहा था। और बारिश नहीं होने से वर्षा की कमी कारण किसमें चेंज हो गया, मरुस्थल में चेंज हो गया। और मनुष्य का प्रादुर्भाव कब हुआ था, प्लेस्टोसीन काल में। आगे की अगर चर्चा करें तो इस मरुस्थलीय क्षेत्र को, पश्चिमी रेगिस्तान को डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने रुक्ष क्षेत्र का नाम दिया है। बहुत बढ़िया है। ईश्वरी सिंह इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के लिए कौन से शब्द का यूज मतलब प्रयोग करते हैं, रुक्ष प्रदेश कहते हैं इसे, रुक्ष क्षेत्र कह रहे हैं ईश्वरी सिंह। ठीक है। इसका निर्माण 33 सागर में सरस्वती आदि नदियों द्वारा, जो बताया था मैंने, सरस्वती उसकी सहायक नदियों, जैसे मैंने गग्गर का नाम भी लिया था भाई। मरुस्थलीय प्रदेश कौन सी नदियों से मुख्यतः बना है, जैसे पूर्व का मैदान गंगा और यमुना नदियों से बना है, वैसे ही उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल कौन सी नदियों से, सरस्वती आदि नदियों द्वारा, मतलब उसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। यहां पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें, आज भी आपको पता है मरुस्थल में क्या मिलती है, खारे पानी की झीलें मिलती है। इससे यह पता चलता है कि यहां किसी जमाने में समुद्र था, मतलब आज भी वहां की मिट्टी के अंदर लवणता है, खारा मतलब क्षारीयता है। ये किसके कारण है कि वहां पर क्या था, समुद्र था। तो तलचोड़, यहां पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें पूर्व में इस भाग में 33 सागर की उपस्थिति को क्या करती है, सिद्ध करती है भाई यहां समुद्र था। इस चीज, इसके अलावा और भी प्रमाण, जैसे 2018 के अंदर आपके जैसलमेर में कुलगरा ग्राम में जो है, वहां पर खुदाई हुई थी। खुदाई के दौरान लाखों वर्षों पुराने मगरमच्छ के दांत मिले थे, वेल मछली की हड्डियां मिली थी, कछुए की हड्डियां मिली थी। इस प्रकार से आइडिया होता है कि यहाँ समुद्री जीव मिल रहे हैं, तो यहां समुद्र था, ये तो फिक्स है। इसके अलावा आपको पता है कि बाड़मेर जिले से राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल निकाला जाता है, और पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब यहां पर पहले जीव दब गया और वो आज पेट्रोल के रूप में निकल रहा है। जैसे जैसलमेर जिले से राजस्थान में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, और प्राकृतिक गैस भी एक जीवाश्म ईंधन है। तो पेट्रोल की बात करें अपन, गैस की बात करें, तो ये सभी, जैसे कोयले की बात करें, बाड़मेर के क्षेत्र से कोयला भी सबसे ज्यादा निकाला है। तो ये पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस राजस्थान के जो पश्चिमी भाग से निकल रहे हैं, ये सारे के सारे जीवाश्म ईंधन है। मतलब किसी जमाने में यहां जीव दब गए थे, वो वर्तमान में यहां निकल रहे हैं। तो यहां पे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में मिलने वाला
पेट्रोल जो मिलता है, प्राकृतिक गैस मिलती है, कोयला मिलता है, ये कौन से काल के जीव हैं? तो ये टर्शरी काल के जीव हैं। ये भी ध्यान रखना है, टर्शरी काल के जीव हैं जो आज अपन को पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और कोयले के रूप में मिलते हैं। तो ये चीज यहां पे साबित हो रही है कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में किसी जमाने में समुद्र था, और समुद्र में आज भी वहां पे भाई समुद्र था। तो इसके प्रमाण क्या मिले? तो प्रमाण जैसे मैंने कहा कि जैसलमेर के कुलग्रा ग्राम से अपने समुद्री जीवाश्म के अवशेष मिले। इसके अलावा यहाँ 33 सागर के कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ जीवाश्म ईंधन मिल रहे हैं आपके, बाड़मेर में पेट्रोल, कोयला, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में प्राकृतिक गैस निकल रही है। तो सब जीवाश्म ईंधन है, मतलब किसी जीवों से बने हैं। ठीक है, डॉक्टर ईश्वरी सिंह क्या कह रहे हैं? रुक्ष क्षेत्र कह रहे हैं। रामलोचन सिंह ने 1971 के अंदर, वो बताया था मैंने, 2 वृहत प्रदेशों में, 4 उप प्रदेशों में और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया है, जो अभी आपके ईओआरओ में क्वेश्चन भी आया था ना। इसके अलावा 1968 में डॉक्टर प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान के भौतिक स्वरूप 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी सोक्सा, अर्सुक्सा, नहरी था, अरावली था, 2 पूर्व का औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी उत्तर, एक चंबल बिहार क्षेत्र था। 7 प्रदेश वो थे, है ना। रामलोचन सिंह की बातें की थी। आगे अगर चर्चा करूं मैं, मानवीय, जैसे यहां पर 33 सागर था, इसके अलावा मरुस्थल बनने के लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार हैं? जैसे मानवीय क्रियाकलापों का भी मुख्यतः योगदान रहा है। मानवीय क्रियाकलापों में क्या किया गया? अतिचारण किया गया, अति हलन किया गया, अतिकृषण किया गया और निर्वनीकरण किया गया। वनों को काटा गया, बहुत ज्यादा, मतलब से अतिचारण किया गया, अति हलन किया गया। उससे मिट्टी के अंदर, जैसे वहां पर वनों को आप काट रहे हो, अतिचारण कर रहे हो, तो वहां पर मृदा का अपर्दन होता है। और मृदा अपर्दन में सबसे ज्यादा प्रभावी मरुस्थल में क्या है? वायु अपर्दन है, क्योंकि वहां पर हम बारिश तो होती नहीं है, बारिश नहीं है तो अपन जल अपर्दन तो कर ही नहीं सकते, कम करेंगे। हवा खूब चलती है तो वायु पर, ये भी अभी अपने जो क्वेश्चन लेवल सिस्टम में साइंस का एक पेपर था उसमें क्वेश्चन भी आया था कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन से अपर्दन का मुख्यतः योगदान है? तो वायु अपर्दन का। अपर्दन तो है लेकिन वायु अपर्दन का। और यह अपर्दन क्यों होता है? अतिचारण, अतिहलन, अतिकर्षण और निर्वनीकरण के द्वारा। मृदा व जल का अनुचित प्रबंधन, सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं है। पेड़ पौधे लगाओ लेकिन तरीके से लगाए, मतलब एक मेहरबंदी के हिसाब से रोपण कर चाहिए, उस हिसाब से, मतलब ऐसे हो कि मेरों पे पेड़ पौधे लगा रहे हो आप, तो वहां पर वायु अपर्दन कम होगा, हवाएं उनसे टकराकर स्पीड कम हो जाएगी। तो हवा की स्पीड को कम करना ही मतलब वायु अपर्दन को कम करना है, मरुस्थलीकरण को कम करना है। ठीक है, तो इसे मरुस्थलीय क्षेत्र बनाने में अहम भूमिका निभाई है इन्होंने, मतलब इस चीज ने, अतिचारण ने, अतिहलन ने। और एक और चीज, ये क्वेश्चन भी आता है कि कब था यहां पर, मतलब ये अपने मरुस्थल में जो दशाओं का विकास हो रहा है वो कब से हो रहा है? तो 4000 से 1000 वर्ष के मध्य इस क्षेत्र के मरुस्थली दशाओं का क्या हुआ है? विकास हो गया है। तो मरुस्थली दशाओं का विकास, ये भी ध्यान रखना, 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य ये पूर्णतः किसमें चेंज हो गया? मरुस्थल में चेंज हो गया। यहां विद्यमान खारे पानी की झीलें समुद्रों की क्या माने जाते हैं? अवशेष माने जाते हैं, जो अपने चर्चा कर ली। तो ये आंकड़ा भी थोड़ा सा ध्यान रखना। परमो कार्बोनिफेरस काल तो था ही भाई, समुद्र था, लेकिन यहां मरुस्थल की गतिविधियां कब से स्टार्ट हो गई थी? 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य ये गतिविधियां स्टार्ट हुई थी। और प्लेस्टोसीन काल में यहां कौन आ गया था? मनुष्य आ गया था। अब मैं बात करूं कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल जो है इसकी स्थिति क्या है। जैसे अपन ने अरावली की भी देखी, अरावली की भी देखेंगे, इसकी भी देखेंगे। तो इस प्रदेश का विस्तार राज्य में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ध्यान रखना, जैसे राजस्थान नीचे 23 डिग्री 3 से शुरू हो रहा था, तो 23 डिग्री 3 से नीचे बांसवाड़ा से तो मरुस्थल है नहीं, थोड़ा ऊपर से होगा, और ऊपर से होगा तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से है, और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी ऊपर तक श्री गंगानगर तक मरुस्थल ही है। तो ये इस प्रकार ध्यान रखना, 25 डिग्री से 30 डिग्री से मध्य मरुस्थल है। और पूर्वी देशांतर में जैसलमेर से स्टार्ट हो जाता है, पश्चिम राज्य वो 69-30 हो गया। अपने राजस्थान की देशांतर स्थिति जहां से स्टार्ट होती है, भाई राजस्थान, जो अपना राजस्थान है, ये सपोज करो राजस्थान 23 से शुरू होता है, 23-3 से, लेकिन 25 थोड़ा ऊपर से राजस्थान का मरुस्थल स्टार्ट हो जाता है, और 30 तक मरुस्थल पूरा विस्तृत है, ये अक्षांश रेखाओं के हिसाब से। देशांतर स्थिति जैसलमेर में ये सही शुरू हो जाता है, जो 69-30 थी अपनी। 69-30 के बाद में ये खत्म होता है अपना 70 डिग्री 45 मिनट, मतलब जैसलमेर के आगे जोधपुर तक, आगे इससे भी आगे आता है, आधा जोधपुर तक का पार्ट आ जाता है ना। वैसे नागौर जोधपुर आगे ही है, लेकिन मुख्यतः मरुस्थल की मैं चर्चा करूं तो ये आएगा।
इस प्रदेश राज्य के कितने परसेंट भाग पर? 61.11% है, जिसे आप 2/3 भाग कह सकते हो ना। 61% नहीं आए तो आप क्या कह दो, 2/3 भाग भूभाग पर विस्तृत है। इसके अंतर्गत इसमें कितने जिले आते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 12 जिले मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, और वो 12 जिले पूरे याद होने चाहिए आपको। वो याद कैसे होंगे? जैसे मैंने आप लोगों को संभाग पढ़ाए थे, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपको वो संभाग पहले याद भी करवाए थे, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करो। तो जैसे राजस्थान के मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। वैसे आते 13 जिले हैं, लेकिन भारतीय कृषि विभाग के द्वारा 12 जिलों को मरुस्थल घोषित किया गया। मरुस्थल घोषित, इस पश्चिमी मरुस्थल में राजस्थान के 13 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। मतलब अरावली के पश्चिम में की बात कर लूं, या अरावली का डायरेक्ट मैं अरावली बोल देता हूं भी, अरावली के पश्चिम में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं अरावली के पश्चिम में। अरावली के पश्चिम में अपने 13 जिले आते हैं, पश्चिमी मरुस्थल में 13 जिले आ रहे हैं। लेकिन सिरोही जिले को छोड़कर, ध्यान रखना है, सिरोही को छोड़कर, जो सिरोही जिला है उसको छोड़कर 12 जिलों को मरुस्थल घोषित किया गया है। 12 जिलों को क्या घोषित किया गया है? 12 जिलों को मरुस्थल घोषित किया गया है। अब मरुस्थल घोषित किया गया है, कौन करता है ये मरुस्थल? भारतीय कृषि विभाग के द्वारा। ये मरुस्थल घोषित किया गया है भारतीय कृषि विभाग के द्वारा। भारतीय कृषि विभाग, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारतीय कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थल घोषित किया गया है, जो राजस्थान की क्षेत्रफल का 61.11% है, या 2/3 भाग पर है। अब वो 12 जिले कौन से हैं? जैसे मैं आपको एक तो बोल दूं, 12 जिलों के अंतर्गत एक तो ले लूं मैं बीकानेर संभाग। अब बीकानेर संभाग की अगर मैं चर्चा करूं तो बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आ जाते हैं। श्री गंगानगर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, ये हो गया। फिर अपन मैं जोधपुर संभाग की चर्चा कर लूं। जोधपुर संभाग में कितने आते हैं? 6। लेकिन सिरोही को छोड़ दो, सिरोही को अगर अपन छोड़ देते हैं तो कितने बच जाते हैं? 5 कर देते हैं। तो जोधपुर संभाग के कितने जिले आ जाएंगे? 5। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9 तो जिले ऐसे याद हो गए आपको, 2 संभागों से। बीकानेर संभाग के 4 जिले हो गए, ठीक है भाई। मैं ये 12 जिलों की बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसे यहां पे कर देता हूं। एक तो कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग बोलते ही आपको 4 जिले याद हो जाएंगे। फिर मैं बोलूंगा जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में सिरोही को छोड़ दो, और सिरोही को छोड़ दो तो कितने जिले हो गए? 5। 5 और 4 9 जिले तो ऐसे याद हो जाते हैं। सीकर झुंझुनू 2 ये हो गए, और एक नागौर, कितने हो गए? 3 हो गए। तो एक आप सीकर ले लो, सीकर के बाद में एक झुंझुनू ले लो, और एक झुंझुनू के बाद में एक नागौर ले लो। तो इस प्रकार से आपके कितने जिले हो गए? 9 और 3 12 जिले विस्तृत है। 12 जिलों को मरुस्थल घोषित। एक बार देख लो, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, पाली, क्या सारे जिले आ गए? क्या बिल्कुल सारे जिले आ गए। बीकानेर संभाग 4, जोधपुर संभाग में सिरोही को छोड़कर 5, 4 5 9, सीकर, झुंझुनू और नागौर। तो 12 जिलों को मरुस्थल घोषित किया गया भारतीय कृषि विभाग के द्वारा। अरावली के पश्चिम में आते 13 जिले। ये सब चीजें आ जाएगी अभी ना। आगे अगर मैं चर्चा करूं, इस प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग निवास करता है? 40%। अब यह सोचने की बात है कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 61% भाग पर मरुस्थल है, फिर भी राजस्थान की 40% जनसंख्या रहती है। मतलब यहां पर कुछ अनुकूल दशाएं हैं, इस वजह से यहां जनसंख्या रह रही है। और इतनी जनसंख्या इसी वजह से रह सकती है जब यहां पर अनुकूल दशाएं बनी है। तो जैसे पता है, मरुस्थल के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा यहां जल लाया गया है, और जल लाने से यहां काफी हरियाली हुई है, पैदावार भी बढ़ी है, कृषि उपजें भी बढ़ी है। जैसे श्री गंगानगर पेवर शुद्ध मरुस्थल दिख रहा है आपको, उसके बावजूद राजस्थान में अन्न का कटोरा कहलाता है, वहां पर इंदिरा गांधी नहर की वजह से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ 40%, और ये ऐसा पूरे राजस्थान, पूरे दुनिया का ऐसा मरुस्थल जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता है, सबसे ज्यादा जैव मरुस्थलों की, इस अपने मरुस्थल की तुलना सभी मरुस्थलों से की जाए तो सभी मरुस्थलों में सबसे ज्यादा जैव विविधता अपने थार के मरुस्थल, जो अपना उत्तरी पश्चिम मरुस्थल इसका पार्ट है, थार के मरुस्थल, इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है कि मरुस्थल होते हुए भी इतनी जनसंख्या यहां निवास कर रही है। इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है।
जो समुद्र का जल स्तर है, जो अपने भारत में चेन्नई तट है, वहां पर समुद्र लेवल माना जाता है। और आपने कहीं रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, लिखा हुआ रहता है भाई इतनी ऊंचाई समुद्र तल से। तो मतलब इसका मतलब यह है कि अगर समुद्र में 200-300 मीटर और पानी बढ़ जाए ना, तो मतलब ये एरिया डूब सकता है अपना। मतलब समुद्र से अपन इतने ही ऊंचे हैं, जो समुद्र का जड़ है उससे अपन इतने ही ऊंचे हैं। अगर समुद्र में इतना पानी भराव हो जाए तो अपने मरुस्थल में क्या आ सकता है, पानी आ सकता है। ये चीज कहना चाह रहा है। तो 200 से 300 मीटर समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है, एवरेज है। कहीं पर ज्यादा भी है, कहीं पे कम भी है, लेकिन अपन सबको समतल मान के करें तो 200-300 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ज्यादा ऊंचाई भी नहीं है। इस भूभाग का सामान्य ढाल कहां है, पूर्व से पश्चिम। कितना इजी है कि इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का जो ढाल है, ढाल तो आपको नदियों से ही पता चल जाएगा कि इस मरुस्थल के अंदर नदियां किधर से किधर बहती है। तो इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है, जैसे लूनी नदी को देखा होगा, है ना, लूनी नदी को, और उत्तर से दक्षिण है। पहले लूनी नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है, फिर उत्तर से दक्षिण में बहती है। तो पश्चिमी राजस्थान की एक सबसे बड़ी नदी लूनी है। लूनी नदी को देखकर ही आप पश्चिमी मरुस्थल का क्या बता सकते हो, पश्चिमी मरुस्थल का ढाल बता सकते हो। क्योंकि वो जैसे अजमेर से नागौर में जाती है, तो अजमेर से नागौर में आ रही है तो पूर्व से पश्चिम में आ रही है। फिर नागौर के बाद अपने कहां आती है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, यहां चली जाती है। इसका मतलब यह है कि उत्तर से दक्षिण में भी है, तो इसका पूर्व से पश्चिम में भी है, उत्तर से दक्षिण में। तो इस चीज को कौन प्रमाणित कर रहा है, लूनी नदी। क्योंकि कोई भी नदियां वगैरह बहती है तो ढाल के अनुरूप बहती है। इस हिसाब से पूर्व से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण है। थोड़ा सा ध्यान रखना। समुद्र तल से 200 से 300 मीटर है। ईश्वरी सिंह ने इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहा था, यह भी आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे की अगर मैं चर्चा करूं, राज्य में यह मरुस्थल प्रदेश अपने कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह थोड़ा सा संशय का विषय हो जाता है कि राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट था। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% था, लेकिन 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर है। तो ये 61% नहीं आता है। अगर आप यहां पे एवरेज निकालो, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, तो मैं कहूं कि पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है, तो उसका 61% लगभग 2,09,000 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग हो जाता है ना, 61% के हिसाब से। तो ये थोड़ा कमी रह जाता है, 1,75,000। फिर भी अपन इसको 61% बोलते हैं, इसको 1,75,000 वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। लेकिन आपको थोड़ा ये ध्यान ही रखना है कि राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना है मरुस्थल, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है पश्चिमी मरुस्थल। लेकिन वैसे अगर परसेंट में जाते हो तो 61% बोलते हो, और 61% 2,09,000 हो जाता है। लेकिन ऑथेंटिक जो अपने हरिमोहन सक्सेना है, जिनको अपन हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक है, उसके अंदर 1,75,000 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। तो ये सही है भाई, है ना। यह प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व से, अब इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो मरुस्थल राजस्थान की अगर मैं चर्चा करूं, जैसे उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण पूर्व हो गया, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो ये चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी, 640 किलोमीटर हो जाएगी। और अपनी पूर्व से पश्चिम की अगर मैं चर्चा करूं, पूर्व से पश्चिम, तो ये 300 किलोमीटर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तो 640 है, पूर्व से पश्चिम 300 किलोमीटर है। दोनों डाटा आपको याद होने चाहिए ना। पूर्व से पश्चिम कितना है, 300 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कितना है, 640 किलोमीटर। अपने मरुस्थल की चर्चा चल रही है, जो क्षेत्रफल का 61% है। वैसे एरिया बोले तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र थार के मरुस्थल का भाग है, यह तो मैंने अभी कहा था। अपना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल कौन से मरुस्थल का भाग है, तो यह थार के मरुस्थल का भाग माना जाता है। थार के मरुस्थल की अगर मैं चर्चा करूं तो थार का मरुस्थल 2 देशों में, एक भारत में और एक पाकिस्तान में। तो भारत में कितना परसेंट है, 85% है, और पाकिस्तान में कितना है, 15% है। तो ध्यान रखना, भारत में 85% और पाकिस्तान में कितना है, 15%। पूरे थार के मरुस्थल को 100% मान लिया जाए तो भारत में ज्यादा है। और भारत के आपको पता होना चाहिए, भारत के कितने राज्यों में, क्या भारत के सिर्फ राजस्थान में है क्या, राजस्थान में ही है। राजस्थान के नीचे की साइड गुजरात आता है, तो राजस्थान तो है ही, कोई डाउट ही नहीं है। राजस्थान के नीचे कौन आ जाता है, गुजरात आ जाता है। और ऊपर की साइड पंजाब और हरियाणा आते हैं। ऊपर की साइड कौन आते हैं, एक तो पंजाब आ जाता है और एक हरियाणा आ जाता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अपने भारत के कितने राज्यों में, 4 राज्यों में राजस्थान है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में गुजरात है, उत्तरी भाग में पंजाब हरियाणा है। पंजाब हरियाणा का दक्षिणी भाग है। और भारत में पूरा कितना था, 85%। अगर भारत में 85% है तो चारों राज्यों में
100% मान ले तो राजस्थान अकेला कितना परसेंट लेके बैठा है? 62% लेके बैठा है। तो राजस्थान थार के मरुस्थल का कितना परसेंट है? 62% है। भारत में मरुस्थल जितना भी है चारों राज्यों में, इसमें राजस्थान कितना परसेंट है? 62% है। जो राजस्थान की जमीन का कितना परसेंट था? 61% था राजस्थान के एरिया का। ठीक है, 62% भाग पर मदार का मरुस्थल है। यह विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है, यह भी आपको पता होना चाहिए। विश्व का कौन सा है? 17वां। सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया में कौन से मरुस्थल में देखने को मिलेगी? आपको थार के मरुस्थल में ही देखने को मिलेगी ना। थार का मरुस्थल 2 देशों में बताई दिया आपको, सब सर्वाधिक। और भारत के कितने राज्यों में? राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात में। सर्वाधिक कौन से राज्य में? सर्वाधिक आपके राजस्थान में ही है ना, सर्वाधिक राजस्थान में ही है भी। ठीक है, और अगर चर्चा करूं मैं थार के मरुस्थल की, तो यह मरुस्थल अफ्रीका के ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग माना जाता है। अफ्रीका के अंदर उत्तरी भाग में जो सारा का मरुस्थल है उसी का पार्ट माना जाता है थार का मरुस्थल। ठीक है, तो ये बड़ा, वैसे तो उत्तरी पश्चिम मरुस्थल थार का मरुस्थल हो गया, और थार का मरुस्थल भी किसका पार्ट हो गया? अफ्रीका की ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। यह विश्व का कितना कौन सा 17वां बड़ा मरुस्थल है। उपोष्ण दृष्टि से कौन सा है? 9वां बड़ा मरुस्थल है। देश में कुल 142 डेजर्ट जोन है। डेजर्ट जोन, जिले अलग है, डेजर्ट जोन अलग है। डेजर्ट ब्लॉक की अगर मैं बात करूं 142 है पूरे भारत में, मतलब शुष्क क्षेत्र जो है, शुष्क खंड है वो है। इसमें से 85 डेजर्ट जोन अकेला कौन लेके बैठा है? राजस्थान। देश में 142 है, 142 है, जिनमें से 85 तो अकेले राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा 61% भाग पर, लगभग 2/3 भाग पर मरुस्थल है। और मरुस्थल का मतलब डेजर्ट जोन ज्यादा है ना, डेजर्ट जोन ज्यादा। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसका निर्माण दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं द्वारा हुआ है। जैसे अपने भारत में कौन से मानसून से वर्षा होती है? तो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या होती है? वर्षा। तो भारत में कौन से मानसून से वर्षा होगी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब आपको पता होना चाहिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून हकीकत में क्या है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हकीकत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनी है। जो अपन जलवायु में अच्छे से पढ़ेंगे क्या चीज है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दक्षिणी गोलार्ध की है, और दक्षिणी गोलार्ध की क्या है? व्यापारिक पवने। ये सभी आपको जलवायु के अंतर्गत समझा दी जाएगी, व्यापारिक पवने हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने उत्तरी गोलार्ध में आकर चलती है, तो उनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है, और इन्हीं पवनों को अपन क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस मानसून से यहां वर्षा कम होती है ना, इस वजह से थार का मरुस्थल बना है। तो ये एक बहुत बढ़िया कि कौन सी पवनों के कारण, कौन सी पवना का मुख्यतः योगदान है इसमें, क्योंकि इस हवाओं से, इस मानसून से बारिश नहीं हो रही है, कम हो रही है। अपने मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये पूरे भारत में बारिश कर रहा है, लेकिन इसी एरिया में कम बारिश कर रहा है, इस वजह से मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो इन पवनों का मुख्यतः योगदान है। अब बताओ, वर्षा कम हो रही है तो वायु गतिविधियां ज्यादा होगी, और वायु अपर्दन ज्यादा होगा तो वायु के द्वारा लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? वायोड़। जो जल के द्वारा जलोड़, हिम के द्वारा लाएगी हिमोड़। इसी प्रकार से वायुड़ वाली मिट्टी यहां पाई जाएगी। क्या? वायु गढ़, मतलब जो वायु के द्वारा लाई गई, ये टीले वगैरह ये मिलेंगे यहां पर। मरुस्थल के जिन भागों में जल उपलब्ध हो रहा है वहां रोपित वनस्पति, देखो जहां कोई मतलब जल की सुविधा हो चुकी है, जैसे अपने इंदिरा गांधी नहर की वजह से, कुछ नहर इनकी वजह से यहां पर क्या हो रही है? रोपित वनस्पति का भी हुआ है, और पर्यावरण में क्या है? परिवर्तन आया है। जैसे अपने जैसलमेर, वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर के कारण आपको पता है सेम की समस्या हुई है, जो पारिस्थितिक तंत्र मतलब एक सिस्टम को मतलब प्रभावित कर रहा है ना। आगे का अगर चर्चा करें मरुस्थल के उच्चाउच के आधार पर, अब मैं उस मरुस्थल की बात कर रहा हूं। कुछ बातें ऐसी है जो मरुस्थल को भी अपन डिवाइड करेंगे ना, कुछ चीजों के आधार पर। तो मरुस्थल को उच्चावच के आधार पर उत्तरी पूर्व से, उत्तर पूर्व से, जो मरुस्थल का उत्तरी पूर्वी भाग है इधर से, जैसे राजस्थान का मरुस्थल भाग था, उत्तरी पूर्वी भाग से दक्षिण पश्चिम की चर्चा चल रही है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ये उत्तर पूर्व हो गया और ये दक्षिण पश्चिम हो गया। यहां तक इसे मुख्यतः निम्न भागों में कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे महान मरुभूमि, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रेट डेजर्ट, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के सहारे सारे बना हुआ है, भारत और पाकिस्तान की सीमा के सहारे सारे जो रेतीला भाग है उसे महान मरुस्थल कहा जाता है, जिसके लिए ये सब, जैसे भारत और पाक की सीमा के सहारे
कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक फैला हुआ है। कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंदर है। आपको पता है जैसे गुजरात की स्थिति थी, ऊपर वाला पोर्शन कच्छ का रण कहलाता है, फिर कच्छ की खाड़ी और फिर खंबात की खाड़ी। तो ये कच्छ की खाड़ी से लेकर कहां तक है? पंजाब तक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। महान मरुस्थल कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा के सारे सारे बना हुआ है ना। अब ये क्या खासियत है इसकी? यह पूर्णतः बालू का स्तूपों से ढका हुआ है। तो सीधा क्वेश्चन हो गया कि महान मरुस्थल में क्या है? रेत ही रेत है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के सारे सारे बना हुआ है। सहारा में ऐसे मरुस्थल को क्या कहते हैं? इर्ग। जैसे रेतीले मरुस्थल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? इर्ग शब्द का यूज किया जाता है ना। ये आपके आ गया रेतीला सा। सहारा के मरुस्थल में जो शब्द यूज में लिए जाते हैं वही अपने लेते हैं। जैसे रेतीले को इर्ग कहते हैं, पथरीला या मिश्रित को रेक कहा जाता है, चट्टानी को हमादा कहा जाता है। तो ये सहारा के कुछ शब्द हैं जो अपने, जैसे रेतीले को आप क्या कहोगे? इर्ग कहोगे, रेतीले मरुस्थल को। चट्टानी जो होता है उसे हमादा कहते हैं, पथरीला या मिश्रित को आप रेक कहोगे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, रेत ही रेत है तो इर्ग कहेंगे इसे ना। चट्टानी मरुस्थल आ चुका है। पहला तो महान मरुस्थल देखा, उत्तरी पश्चिम मरुस्थल को अपन ने कुछ भागों में बांटा है ना। फिर चट्टानी मरुस्थल, यह बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। देखो मुख्यतः राजस्थान के बाड़मेर में, जैसलमेर में और बीकानेर जिले के अंदर मुख्यतः कैसा मरुस्थल? चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल का मतलब यह हो गया कि वहां रेत नहीं है, यानी रेत नहीं है तो बालू का स्तूप युक्त हो गया, मुक्त हो गया, बालू का स्तूप मुक्त हो गया है ना। तो अपने जैसलमेर में, बाड़मेर में और बीकानेर में कुछ एरिया ऐसा है जहां पर रेत नहीं पाई जाती है, उसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और वो मुक्त है मतलब कैसा एरिया? चट्टानी में। और चट्टानी मरुस्थल के लिए कौन से अक्षर का प्रयोग किया जाता है? हमादा क्षेत्र। जैसे रेतीले के लिए आपने किस में यूज लिया था? इर्ग, और चट्टानी के लिए हमादा कहा जाता है। और इसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, क्योंकि अगर रेत ही नहीं है तो इसे बालू का स्तूप मुक्त कहोगे या युक्त कहोगे? तो सीधी बात है, रेत नहीं है तो क्या कहोगे आप? इसे बालू का स्तूप मुक्त कहोगे। रेत होती तो युक्त होता। जैसे महान मरुस्थल को आपने क्या कहा था? महान मरुस्थल को बालू का स्तूप युक्त कह दिया था, इर्ग शब्द यूज में लिया था ना। फिर आगे अगर चर्चा करें अपन, लघु मरुस्थल किसे कहते हैं? जैसे महान मरुस्थल था वैसे एक लघु मरुस्थल भी आता है। यह प्रदेश चट्टानी प्रदेश के, जो अपने चट्टानी प्रदेश पड़ा था अपने बाड़मेर में, जैसलमेर बीकानेर में, उस चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ के रण से प्रारंभ होकर बीकानेर तक। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, लघु मरुस्थल राजस्थान के कौन से जिले में आता है? बीकानेर जिले में आता है ना। कच्छ के रण से बीकानेर तक था। वो कहां था? कच्छ की खाड़ी से अपने पंजाब तक था महान मरुस्थल। ये कच्छ के रण से कहां तक है? बीकानेर। तो सीधा राजस्थान में कौन से जिले में हो गया? बीकानेर में हो गया। तो राजस्थान के कौन से जिले में लघु मरुस्थल? बीकानेर में। चट्टानी मरुस्थल के पूर्व में। महान मरुभूमि तक विस्तृत है। यहां बालू का स्तूप के मध्य कहीं कहीं निम्न भूमि, रेत के टीलों के बीच में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? गड्ढे पाए जाते हैं। और उन गड्ढों के बीच में, लघु मरुस्थल में ही है ना, उन गड्ढों के बीच में क्या भर जाता है? वर्षा का जल भर जाता है। और वर्षा का जल जैसे ही भर जाता है उसे रन कहा जाता है। अगर आपको पता हो कि बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र में जब वर्षा का जल भर जाता है तो उसे रन, टाट या रन कहा जाता है। और पानी कितनी देर रुकेगा रेत में? थोड़े समय के लिए। तो वह एक अस्थायी झीलें होती है ना। तो वर्षा का पानी भर जाता है जिन्हें रन कहा जाता है, टाट या रन। जिनके अपन कुछ फेमस रन क्षेत्र है वो अलग से अपन ने पीपीटी में डाल रखे हैं, वो देख लेना अभी। चौथा अपना अर्धशुष्क प्रदेश है। तो अपने पहला महान मरुभूमि पड़ा, जो अपने उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में 2 पार्ट मतलब 4 पार्ट किए थे। महान मरुभूमि पड़ा था, चट्टानी मरुस्थल पड़ा, लघु मरुस्थल पड़ा, अर्धशुष्क पूर्व प्रदेश, जो अपने लूणी बेसिन या शेखावाटी प्रदेश को इसमें क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना। इस मरुस्थल की अगर और मैं चर्चा करूं तो इस प्रदेश में तापांतर सर्वाधिक होता है। तो ये तो आपको पता होगा, मरुस्थल में सर्वाधिक तापांतर का मतलब ये होता है कि सर्दियों में टेम्परेचर क्या हो जाता है? सर्दियों में तापमान कम रहता है ना। सर्दियों में कम रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा। और गर्मियों में सर्वाधिक होता है, गर्मियों में सर्वाधिक हो गया। ठीक है, या एक चीज ये तो है ही है, इसके अलावा दिन में सर्वाधिक है, दिन में सर्वाधिक। और रात में क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। रात में न्यूनतम हो जाता है। उसका कारण है, आपको पता होना चाहिए कि मरुस्थल के अंदर क्या कंडीशन है? मरुस्थल में आपको पता है वर्षा कम होती है। वर्षा कम है तो वहां वनस्पति कम रहेगी। तापांतर में एक सबसे बड़ा कारण है वहां वर्षा कम है। वर्षा क्या है? कम है।
वर्षा कम है तो वनस्पति की क्या पाई जाती है, कमी है। वनस्पति की कमी है, वर्षा कम है तो वायुमंडल के अंदर आर्द्रता नहीं है, आर्द्रता की कमी है। आर्द्रता की क्या है, कमी है। और आर्द्रता की कमी का मतलब वायुमंडल साफ है ना। वायुमंडल कैसा है, वायुमंडल साफ है या स्वच्छ है ना, बादल वायुमंडल साफ है। और वायुमंडल साफ है, पेड़ पौधे कम है, तो सूर्य की किरणों को आने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर सूर्य की किरणें, यहां पर वायुमंडल में क्या होती, नमी होती, बादल होते, यहां पर बादल है ही नहीं, बादलों में पानी नहीं है, तो यहां पर अगर नमी होती तो वह सूर्य किरणें इनको पार करके फिर धरातल पर आती। तो वायुमंडल एकदम साफ है तो सूर्य की किरणों को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो गर्मियों में सीधी किरणें आ जाती है। इसी कारण से आपको पता होगा सबसे ज्यादा टेम्परेचर राजस्थान के पश्चिमी भाग में हो जाता है। उसका कारण है कि वहां मरुस्थल है, और मरुस्थल में अधिक टेम्परेचर क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां वर्षा की कमी है, वनस्पति कम है, वायुमंडल में आर्द्रता नहीं है, तो सूर्य की किरणों को आने में प्रॉब्लम नहीं होती, और गर्मियों में खतरनाक टेम्परेचर हो जाता है। जैसे आने में प्रॉब्लम नहीं होती वैसे जाने में प्रॉब्लम नहीं होती। सर्दियों में क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी रहती है, इस कारण से यहां पर विकिरण हो जाता है, इन जो टेम्परेचर था उसका विकिरण हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि जब आने में प्रॉब्लम नहीं होती तो जाने में प्रॉब्लम होती। तो गर्मियों में सर्वाधिक टेम्परेचर हो जाएगा और सर्दियों में सर्वाधिक न्यूनतम टेम्परेचर हो जाएगा, तो दोनों के बीच का अंतर ज्यादा हो जाता है क्या, उसे ही अपन क्या कहते हैं, तापांतर कहते हैं। ठीक है, तापांतर, इसी क्षेत्र में तापमान की अतिशीयता पाई जाती है। तापांतर मतलब अतिशीयता भी है। अतिशीयता, ये शब्द बहुत प्यारा है। अतिशीयता कौन से क्षेत्र में है, मरुस्थलीय भाग में, उसी का कारण यही है। और वनस्पति की कमी है, आर्द्रता की कमी है, वायुमंडल साफ है, और रेतीली मिट्टी है, यह भी ध्यान रखना। रेतीली मृदा जल्दी ही गर्म हो जाती है, तो मरुस्थल में तापांतर सर्वाधिक है। उसका कारण है यहां वर्षा कम है, वनस्पति कम है, वायुमंडल साफ है, सूर्य की किरणों को आने में प्रॉब्लम नहीं होती है और जाने में प्रॉब्लम नहीं होती। इस वजह से यहां का तापांतर क्या है, सर्वाधिक है। तो राजस्थान में, इसी वजह से आपने सुना होगा कर्क रेखा राजस्थानी कौन से जिले से, बांसवाड़ा से गुजरी है। सूर्य सीधा सीधा तो बांसवाड़ा डूंगरपुर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपने ये नहीं सुना होगा कि भी बांसवाड़ा सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। उसका कारण है वहां वनस्पति है, बारिश ज्यादा है, वायुमंडल में नमी है, तो सूर्य की किरणों को आने में प्रॉब्लम होती है, जाने में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से ज्यादा भी टेम्परेचर नहीं हो पाता और कम भी नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ मरुस्थल है तो आने में प्रॉब्लम नहीं होती, जाने में प्रॉब्लम होती। तो गर्मियों में सर्वाधिक गर्म, सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा। और राजस्थान में सबसे ऐसा कौन सा जिला है, चूरू है। चूरू में, राजस्थान में सबसे कम वनस्पति राजस्थान के कौन से जिले में, चूरू में है। कोई भी नदी भी नहीं है, राजस्थान के दो ही ऐसे जिले जहां कोई नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर। तो इस प्रकार से चूरू की कंडीशन, वैसे जैसलमेर बाड़मेर होना चाहिए, लेकिन चूरू के अंदर वनस्पति सबसे कम है, आपको पता होगा। राजस्थान में सबसे कम वनस्पति चूरू में ही है, एक भी नदी नहीं है। जैसलमेर में तो फिर भी इंदिरा गांधी नहर आ रही है ना। तो इस कारण से सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे ठंडा जिला चूरू, सर्वाधिक तापांतर, वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। और यही आपके तापांतरी कंडीशन होगी। मरुस्थल का जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंडा होना, ये क्यों है, क्योंकि ये कारण है इसके। लिग्नाइट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला होता है, लाइमस्टोन चूना पत्थर की बात चल रही है ना। खनिज तेल, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में मिलते हैं, आपको पता है। यहाँ के प्रमुख खनिज है, यहाँ खनिज तेल इयोसिन और ओलिगोसिन, और मैंने कहा था कौन से काल के हैं, टर्सरी काल के। तो टर्सरी काल या तृतीयक काल भी बोल सकते हो इसे आप, ना। टर्सरी काल को आप क्या कह दो, तृतीयक काल भी कह सकते हो भाई, तृतीयक काल। टर्सरी काल को तृतीयक काल बोल दिया करो यहां। और इस टर्सरी काल के भी पार्ट हैं इयोसिन और ओलिगोसिन। यहाँ के ये जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, उनकी बातचीत चल रही है। ये कौन से काल से संबंधित है, टर्सरी काल से, जिनकी अपन ने पहले चर्चा कर ली थी। इस मरुस्थल का रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है, इर्ग, मैंने बताया था, रेतीला इर्ग कहलाता है, मिश्रित या पथरीला रेत कहलाता है, और चट्टानी हमादा कहलाता है। तो चट्टानी मरुस्थल क्या कहलाता है, हमादा, और पथरीला मरुस्थल रेत कहलाता है। विभाजित किया गया पुनः रेतीले मरुस्थल को, जो रेतीला मरुस्थल उसे भी पुनः मरुस्थल का विस्तार संपूर्ण क्षेत्र के कितने परसेंट पर, 65%। ये माना जाता है कि इसके 65% भाग पर रेतीला मरुस्थल है, ऐसे माना जाता है ना, रेतीला ज्यादा है। इसके विपरीत पथरीला मरुस्थल कहां कहां है, जैसे जैसलमेर में, बीकानेर में, उत्तरी भाग में, और जोधपुर के फलोदी तक। यहां पर मैं कह सकता हूं पथरीला मरुस्थल मतलब एक तरह से चट्टानी टाइप का हो गया है ना, लेकिन चट्टानी और पथरीले में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर है, ये दिनों, इसका ध्यान रखना। तहसील के कुछ भागों में पाया जाता है। वही चट्टानी मरुस्थल जैसलमेर, पोखरण और रामगढ़, ये जगह आपको याद रखनी है।
देखो दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पथरीले मरुस्थल के लिए तो आप क्या बोलोगे, जैसलमेर बीकानेर उत्तरी भाग, जैसलमेर बीकानेर का उत्तरी भाग, और जोधपुर की कौन सी तहसील, फलोदी, है ना, फलोदी का कुछ भाग। तो पथरीले के लिए तो जैसलमेर बीकानेर का उत्तरी भाग और जोधपुर की फलोदी। और चट्टानी मरुस्थल के लिए कौन कौन सी जगह बोलोगे, जैसलमेर में, जैसलमेर है, पोखरण है, रामगढ़ है। तो जैसलमेर के अंदर जैसलमेर खुद, पोखरण और रामगढ़, ये चट्टानी के लिए यूज में आएगा, है ना। ये क्वेश्चन सीधे आए हुए हैं भाई, ध्यान रखना। पथरीले के लिए अलग जगह है, जैसलमेर बीकानेर का उत्तरी भाग, जोधपुर का फलोदी। इसके अलावा चट्टानी के लिए आपको कौन सा बताया, चट्टानी के लिए अपन ने जैसलमेर, पोखरण और हाँ रामगढ़ का ध्यान रखना, सब तीनों ही क्षेत्र जैसलमेर के हैं। पश्चिमी रेतीले मैदान का विभाजन, जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसका विभाजन सूक्ष्मता के आधार पर, मतलब पश्चिमी मरुस्थल को सूक्ष्मता के आधार पर मुख्य उप इकाइयों में बांटा गया है। और वो है आपके, एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त। जैसे अपन ने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की अगर मैं चर्चा करूं, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल ये राजस्थान के 61% भाग पर था। इससे अपन दो भागों में बांट रहे थे, जैसे एक तो शुष्क और एक अर्धशुष्क। एक तो कौन सा था, शुष्क, और एक कौन सा है, अर्ध शुष्क। ठीक है, अब ये बात करें कि शुष्क का अधिकांश भाग कैसा है, रेतीला है। शुष्क का अधिकांश भाग कैसा है, रेतीला है। अब रेतीला है तो अधिकांश भाग जो रेतीला है उसे भी अपन कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त। वापस सुनो, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटा, एक सूक्ष्म और एक अर्धसूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म जिसमें 25 सेमी से कम वर्षा होती है, 25 सेमी से कम। अर्धसूक्ष्म में 25 से 50 सेमी तक वर्षा होती है, 25 से 50 सेमी तक वर्षा अपने अर्धसूक्ष्म में होती है। फिर मैंने कहा कि शुष्क का अधिकांश भाग कैसा है, रेतीला है। रेतीला है तो इसे भी अपन जो रेतीला है उसे भी सूक्ष्मता के आधार पर इसी क्षेत्र में ये कह रहे हैं कि इस पे सूक्ष्म की बात कर लो। सूक्ष्म के अंदर जो 60% भाग है वो रेतीला है। रेतीला है तो मतलब बालू का स्तूप युक्त है, और पथरीला है तो बालू का स्तूप मुक्त है। तो ये ध्यान रखना, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये सूक्ष्म के ही पार्ट है। तो ये युक्त कितना परसेंट था आपको पता है, 58.5% भाग पर क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप युक्त है। इस सूक्ष्म मरुस्थल को पूरा 100% मान लेते हो, और लगभग 41.5% भाग पर बालू का स्तूप मुक्त है। तो मैं कह सकता हूं सूक्ष्म मरुस्थल के लगभग 60% भाग पर रेत के टीले हैं और 40% भाग पर रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं। युक्त का मतलब रेत के टीले हैं, युक्त का मतलब क्या कह सकते हो, रेत के टीले। मुक्त का मतलब रेत के टीले नहीं है, मतलब पथरीला या चट्टानी है। आगे अगर चर्चा करें तो देखो, रेतीला मरुस्थल दिख गया आपको, ये अपन ने सूक्ष्म मरुस्थल के ही पार्ट किए हैं, रेतीला सूक्ष्म मरुस्थल। इसके अंदर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, युक्त तो कितना हो गया, 60% हो गया, और मुक्त कितना हो गया, 40% हो गया। मतलब 58.5 और 41.5, मतलब अपन ये कह सकते हैं लगभग 60% भाग रेतीला है और 40% भाग कैसा है, मुक्त है। युक्त और मुक्त हो गया। अब युक्त है, जैसे यार सूक्ष्म का मैदान था, पूरे उत्तरी पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में बांटा, एक सूक्ष्म और एक अर्धसूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म को भी दो भागों में बांट दिया अपन ने, एक तो कौन सा, युक्त, और एक कौन सा, मुक्त। तो युक्त कितना था, 58.5, और मुक्त कितना है, 41.5। अब बात करें अपन युक्त की, जो 60% भाग पर रेत के टीले हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। और रेत के टीलों की अगर चर्चा करें तो इनके अलग अलग आकार के आधार पर रेत के टीले पाए जाते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब ये सूक्ष्म हो गया। अर्धसूक्ष्म की अपन ने अभी चर्चा की थी भाई, पहले अर्धसूक्ष्म की और चर्चा करूं। 4 प्रदेश है जिनको एक एक को पढ़ेंगे, लूनी नदी, आंतरिक, नागौर, गगरमेना, इनको भी अपन नक्शे से पढ़ेंगे, लेकिन अपन सबसे पहले सूक्ष्म की चर्चा कर रहे हैं। तो सूक्ष्म की अगर चर्चा करूं, रेतीला सूक्ष्म मैदान अगर मैं बात करूं, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा की रेखा के सारे, मतलब रेड क्लिप रेखा के सारे पूर्व से पश्चिम 25 सेमी तक, जैसे मैंने अभी जस्ट अभी कहा था आपको कि सूक्ष्म मरुस्थल कितने तक है, इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में यहां से लेकर 25 सेमी अपने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, एक साइड का सूक्ष्म और एक साइड का अर्धसूक्ष्म। तो उसी की चर्चा चल रही है कि यहां रेड क्लिप रेखा से 25 पूर्व में कहां तक, 25 सेमी तक ये रेड क्लिप रेखा थी, और रेड क्लिप रेखा से 25 सेमी तक का एरिया अपना सूक्ष्म मरुस्थल कहलाता है, सूक्ष्म मैदान कहलाता है। जिसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे, जिसमें अपना यहाँ पे जैसलमेर आ जाएगा, ऊपर बीकानेर आ जाएगा, श्री गंगानगर आ जाएगा, नीचे बाड़मेर आ जाएगा, आधा जोधपुर आ जाएगा। तो देखो, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, बीकानेर जिला आ गया, जोधपुर जिला आ गया, चूरू का कुछ भाग भी आता है ना, चूरू का भी कुछ भाग आ जाता है भाई, ये ध्यान रखना है। तो रेतीला सूक्ष्म, इसी को अपन ने 100% मान के भाग किए थे, बालू का स्तूप युक्त और एक मुक्त। तो इस क्षेत्र के सूक्ष्म मरुस्थल के ही 60% भाग पर क्या है, रेत के टीले हैं।
इस प्रदेश में सर्वत्र बालू का स्तूपों का विस्तार है। सबसे ज्यादा क्या है, बालू का स्तूप है, मतलब रेत के टीले हैं। जैसे पोखरण जैसलमेर रामगढ़ में चट्टानी संरचना है। इनके अलावा मुक्तवाड़ा क्षेत्र पोखरण जैसलमेर रामगढ़ मैंने बताया था चट्टानी मरुस्थल है। ठीक है, इसका ढाल किधर था, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर। स्पेशल अपने इसकी बात करें, इसका ढाल किधर है, दक्षिण, इसका ढाल पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर है ना। सूक्ष्म मरुस्थल के दो पार्ट कर दिया आपने। 58.5% भाग में बालू का स्तूप युक्त है, 41.5% बालू का स्तूप मुक्त है। वही चीज रिपीट हुई है। कारण पवनों का मिट्टी का निक्षेपण है, इस वजह से सबसे ज्यादा मिट्टी पवने उड़ के आई है। और यहां पर कारण क्या है, हमादा मतलब क्या है, चट्टानी है। हमादा का मतलब कैसा एरिया है, चट्टानी एरिया है। तो यहाँ बालू का स्तूप मुक्त है। युक्त और मुक्त का ध्यान रखना, युक्त होता है रेत के टीले, मुक्त होता है रेत के टीले नहीं है, मतलब पथरीला है, चट्टानी है। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त मुख्य रूप से मिट्टी के अपर्दन और निक्षेपण का प्रतिफल है, यह आपको पता होना चाहिए। बालू का स्तूप जो है वो मुख्यतः या तो मिट्टी के कटाव से बने या मिट्टी के जमाव से बने हैं। इन्हें अब जो बने हैं रेत के, जो उन्हें टीले कह दो आप, टीबे कह दो या दोरे कह दो या दरियन कह दो, आदि नामों से जाना जाता है। भाई अपर्दन और निक्षेपण से जो भी चीजें बन रही है, टीले, टीबे, दोरे, दरियन आदि नामों से जाना जा रहा है। दोरों के लिए कुछ शब्द है, साहित्यिक भाषा में इन्हें दोरे भी कहा जाता है। दरियन की अगर मैं बात करूं, जैसलमेर स्थानीय भाषा में इन्हें दरियन कहते हैं, मतलब लहरदार जो होते हैं वो, है ना, रेत के अंदर वो लहरें सी बन जाती है, उनका कारण चल रहा है। बालू का स्तूप का सर्वाधिक स्थानांतर कौन से महीने में होता है, सबसे ज्यादा जब हवाएं चलेगी सबसे ज्यादा स्थानांतरण उस टाइम पे होता है। तो आपको पता है सर्दी के बाद में जो अपने आती है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते ही हवाएं चलने लग जाती है। और ग्रीष्म ऋतु के हवाएं चलने लग जाएगी तो मार्च से जुलाई तक, जुलाई में अपने बारिश होती है। तो पूरी ग्रीष्म ऋतु की अगर मैं बात करूं तो ग्रीष्म ऋतु में अपने खूब हवाएं चलती है, धूल धूल उड़ती है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा बालू का स्तूपों का स्थानांतरण कब होता है, मार्च से जुलाई के मध्य होता है ना। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 58.5 बालू का स्तूप युक्त है, 41 मुक्त है। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, चूरू में। उसका कारण मैंने बताया था, राजस्थान में सबसे कम वनस्पति कहां है, चूरू में। तो सबसे ज्यादा जो ये होगा बालू का स्तूप, रेत के टीले बनेंगे कहां, चूरू में बनेंगे ना। वह जिला जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप, अभी मैं अपना एक एक बालू का स्तूपों की चर्चा करेंगे, जैसे अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिक, नेटवर्क, ये सब भी चर्चा करेंगे। तो ऐसा जिला जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिल जाएंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर अपने मरुस्थल के अंदर मध्य में जो जिला है वो जोधपुर है। मरुस्थल की अगर मैं बात करूं, मरुस्थल के अंदर मध्य में है। जैसे इधर जैसलमेर रह गया, इधर बीकानेर रह गया, बाड़मेर रह गया, तो ये बीच में रह गया, नागौर, ये सब है तो बीच में है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिल सकते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा बालू का स्तूप चूरू में, सभी प्रकार के मिलेंगे आपको जोधपुर में। बालू का स्तूपों के प्रकार की चर्चा करें तो एक एक की बात करें, सबसे पहले आता है अनुदैर्ध्य या पौनानुवर्ती। अनुदैर्ध्य या पौनानुवर्ती वो बालू का स्तूप होते हैं, अपनी सीधी लैंग्वेज में कह सकते हैं ऐसे बालू का स्तूप जो हवा के समानांतर होते हैं, हवा के साथ साथ बनते हैं, वो बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, अनुदैर्ध्य या पौनानुवर्ती बालू का स्तूप कहलाते हैं ना। ये बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर होते हैं। ये बहुत बढ़िया इनकी बात है कि हवा के साथ साथ बनते हैं, हवा के साथ साथ बनने वाले, हवा के समानांतर बनने वाले, पवन के अनुसार बनने वाले पवनानुवर्ती होते हैं, अनुदिश बनते हैं। इन्हें बालू का स्तूप कहते हैं, यानी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। अनुदैर्ध्य कह दो या पौनानुवर्ती, या रेखीय कह दो, या सीप भी कह देते हैं। इन्हें क्या कह देते हैं, सीप भी शब्द यूज में लिया जाता है, सीप भी कहा जाता है भाई इन्हें, है ना, ये भी ध्यान रखना। ये सभी प्रकार के बालू का स्तूप में सबसे, जितने भी बालू का स्तूप पढ़ेंगे अपन, उनमें सबसे ज्यादा ऊंचे और बड़े बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य ही होते हैं, जो सर्वाधिक आपको जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज्यादा मिलेंगे। वैसे सर्वाधिक कौन से जिले में मिलेंगे, जैसलमेर में मिलेंगे अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप। ठीक है, आगे की चर्चा करें। दक्षिण पश्चिम में अब स्पेशल इनके लिए बता दूं, जैसे ये बन रहे हैं आपके सबसे ऊंचे भी यही हैं, सर्वाधिक जैसलमेर में बन रहे हैं, है ना, हवा के समानांतर बनते हैं, पवनानुवर्ती नहीं कहते हैं, सीप ही नहीं कहते हैं, रेखीय ही नहीं कहते हैं, रेत के टीले पड़ रहे हैं अपन, जो सूक्ष्म मरुस्थल के 61.5% भाग पर पाए जाते हैं, है ना, सॉरी 58.5% भाग पर पाए जाते हैं, वो भाग है ना। अधिकांश भाग रेतीला है। रेतीले को इर कह रहे थे, चट्टानी को हमादा कह रहे थे, पथरीला या मिश्रित को रेक कह रहे थे। तो पश्चिम में रामगढ़, जैसलमेर, दक्षिण पश्चिम में बाड़मेर और जोधपुर जिलों में इनका विस्तार सर्वाधिक है। वही जैसलमेर बाड़मेर की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल जैसलमेर में रामगढ़ है, दक्षिण पश्चिम में, और बाड़मेर जोधपुर में इनका विस्तार है। ये इस टाइप के होते हैं भैया ना। घासिया कारबा क्या होता है, देखो
दो बालू का अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप समानांतर होते हैं, दो बालू का स्तूप, तो उनके बीच में एक रास्ता सा होता है और उस रास्ते के अंदर ऊंट चलते हैं। राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज जिसे ऊंट कहा जाता है वो चलता है और उस रास्ते को कारबा या घासी कहते हैं ना। तो दो पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि होती है जिसमें से ऊंट चलते हैं उसे क्या कहा जाता है? कारबा कहा जाता है। कारबा के अंदर ऊंट चलते हैं। अपने राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु जो 2014-15 में घोषित किया गया था उसकी बात चल रही है ना। ये हो गए अपने कौन से? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। उसके बाद में दूसरा जो बालू का स्तूप आता है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। वो हवा के समानांतर थे और ये हवा के समकोण पर बनते हैं। ये पवनों की दिशा के समकोण का थोड़ा सा ध्यान रखना है। समकोण या लंबवत बनते हैं। वो बन रहे थे पवनानुवर्ती पवन के अनुसार, ये बनते हैं समकोण पर बनते हैं ना। बालू का अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण दीर्घ काल तक हवा के एक ही, अब इनके निर्माण के लिए सबसे बड़ी चीज, एक ही दिशा में अगर दीर्घ काल तक हवा पवन चलती है तब इनका निर्माण होता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण होता है। अनुप्रस्थ के लिए एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है इन्हीं का एक प्रकार होता है बरखान। बरखान जो सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं वो इन्हीं का एक प्रकार होता है, ये भी ध्यान रखना है। और हवा के किस पर बनते हैं? समकोण पर लंबवत कह सकते हो। ये दीर्घ काल तक एक ही दिशा में पवन के चलने से ये बनते हैं, ठीक है। और ये कहां मिलेंगे? तो ये आपके एरिया ध्यान रखना है, बीकानेर के पुंगल में मिलेंगे, हनुमानगढ़ के रावसर में मिलेंगे और गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बीकानेर के पुंगल में, हनुमानगढ़ के रावसर में और गंगानगर के सूरतगढ़ में। इसके अलावा चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं ना। ये भी ध्यान रखना, मुख्यतः बीकानेर का ध्यान रखना है और हनुमानगढ़ और ये श्री गंगानगर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मुख्यतः बीकानेर थोड़ा स्पेशल है भाई, बीकानेर मोस्ट है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के लिए ना, ठीक है। आगे अगर चर्चा करूं मैं, बरखान या अर्धचंद्राकार, बरखान या अर्धचंद्राकार प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं वो अनुप्रस्थ का ही एक प्रकार है। पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि बरखान या अर्धचंद्राकार जो होते हैं वो अनुप्रस्थ का ही एक प्रकार है। अनुप्रस्थ का ही एक प्रकार है भाई, कितनी बढ़िया बात है। अनुप्रस्थ का ही एक प्रकार होता है, बस इसके लिए एक शर्त होती है कि ये जो बरखान इनका आकार अर्धचंद्राकार हो जाता है ना। इसकी देखो, अगर मैं इनकी बात करूं, ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं। सर्वाधिक क्या होते हैं? गतिशील। गतिशील का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते रहते हैं। और सर्वाधिक गतिशील हैं तो सर्वाधिक विनाशकारी हो गए। सर्वाधिक क्या हो गए? विनाशकारी हो गए। गतिशील होने के कारण ये सर्वाधिक क्या माने जाते हैं? विनाशकारी माने जाते हैं। एक चीज आपको बताओ मेरे को, मरुस्थल में सबसे ज्यादा क्या चलती है? वायु अपर्दन होता है। अब मरुस्थल में सबसे ज्यादा मरुस्थल का विस्तार वायु के द्वारा ही होता है। तो मैं ये कहूं कि हवा के सर्वाधिक गतिशील कौन से बालू का स्तूप है? बरखान। तो बरखान सर्वाधिक गतिशील है तो इनसे मरुस्थल का विस्तार होगा क्या? तो मैं कह सकता हूं कि ये मरुस्थल के विस्तार में सहायक है। मरुस्थल के किस में सहायक है? मरुस्थल के विस्तार के लिए किसका योगदान है? विस्तार में सहायक है, विस्तार के लिए सहायक होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं? गतिशील। और गतिशील होते हैं तो सबसे ज्यादा हवा के साथ अगर कह सकते हैं एक स्थान तो वायु अपर्दन, वायु का निक्षेपण दूसरी जगह जाकर होना, यही तो अपन किसको फैला रहा है? मरुस्थल के विस्तार को बढ़ा रहा है ना। अर्धचंद्राकार आकार के होते हैं, ये चर्चा होगी। ये राजस्थान के सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप है, बिल्कुल है, क्योंकि मरुस्थल का विस्तार करें वायु की तेज गति के कारण बनते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इनका निर्माण वायु की तेज गति के कारण होता है और अनुप्रस्थ हो रहे थे एक ही दिशा में दीर्घकालीन हवा के चलने से, और हवा के वो वायु के समलंबवत बन रहे थे या समकोण पर बन रहे थे। इनका पवनामुखी ढाल जो होता है, जिधर से पवन आती है उनका जो ढाल होता है पवनामुखी ढाल, वो उत्तल होता है। मंद, वो पवनामुखी ढाल मंद होता है, वह उत्तल होता है। मंद या उत्तल होता है ना। और पवन विमुखी ढाल जो होता है वो तिर होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। मुखी ढाल तो मंद होगा, वो विमुखी ढाल कैसा होगा? तिर। जिधर से हवा आ रही है ना, जिधर से हवा आ रही है वो तो मंद ढाल होता है, मंद ढाल होता है ना। और ये अपना तिरव ढाल होता है, तिरव ढाल। जो विमुखी ढाल है वो कैसा होगा? तिरव। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तिर हवा के तेज गति से चलने से बनते हैं ना। 10 से 20 मीटर ऊंचाई उनकी होती है ना, ये भी ध्यान रखना। और चौड़ाई ज्यादा होती है, 100 से 200 मीटर की चौड़ाई। मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप बरखान है। मरुस्थल के लिए, मरुस्थल के विस्तार के लिए, मरुस्थल के किसके लिए? मरुस्थल के
विस्तार के लिए, क्योंकि मरुस्थल का सबसे ज्यादा, जब सबसे ज्यादा गतिशील है तो सबसे ज्यादा क्या होगा, विस्तार होगा भैया ना। आगे की अगर चर्चा करूं, जैसे ये मिलेंगे कहां कहां, तो ये बढ़िया है कि शेखावाटी और भालेरी। भालेरी कहां मिलता है, शेखावाटी तो वैसे चूरू सीकर झुंझुनू शेखावाटी में आता है। बरखान सबसे ज्यादा शेखावाटी क्षेत्र में ही है, ये तो आपको पता होगा कि बरखान सर्वाधिक राजस्थान में कहां मिलते हैं, बरखान सर्वाधिक जो होते हैं, बरखान सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में ही है। और शेखावाटी क्षेत्र में तो है, लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में भी है कहां कहां, तो शेखावाटी में भालेरी चूरू है, नीम का थाना सीकर है, रावतसर कहां पड़ता है, हनुमानगढ़ में है, बालोतरा कहां पड़ता है, बाड़मेर में, ये ओशिया जोधपुर तक, लेकिन मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक, वैसे है सब जगह लेकिन ज्यादातर शेखावाटी क्षेत्र में है ना, ये ध्यान रखना है। पैराबोलिक, अब पहला अपन ने पढ़ा अनुदैर्ध्य, दूसरे पढ़े अपने अनुप्रस्थ, तीसरे पढ़े अपने बरखान या अर्धचंद्राकार, जो सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं, मरुस्थल के विस्तार में सहायक होते हैं, उनकी बात चल रही थी है ना। फिर पैराबोलिक या परवलयाकार, इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि महिलाओं के हेयर पिन के समान होते हैं। हे आकार कैसा होता है, महिलाओं के हेयर पिन के समान, और संपूर्ण मरुस्थल में कहीं भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के टीले उन स्थानों पर बनते हैं जहां पेड़ पौधों में क्या आती है, बाधा डालते हैं। जैसे कोई पेड़ मरुस्थल में अलग अलग प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, वो रेत उन पेड़ों से टकराएगी, उसके पास में जो बन जाते हैं, यानी पेड़ों के टकराने के बाद जो रेत इकट्ठी हो जाती है, उनके कारण ये पैराबोलिक बनते हैं। मरुस्थल में कहीं भी पाए जा सकते हैं, संपूर्ण मरुस्थल में इनका विस्तार पाया जाता है। महिलाओं के हेयरपिन के नाम से मतलब आकार के होते हैं। इनके खुले छोर का रुख हवा के रुख के विपरीत, हवा के चलने की मूल दिशा की ओर होता है। इन टीलों का हवा टकराने से अंग्रेजी के यू आकार का कटाव हो जाता है, जबकि इसके आजू बाजू में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, वो टीले आंसू। ये ध्यान रखना, महिलाओं के हेयरपिन के समान होते हैं, मरुस्थल में सर्वाधिक, मरुस्थल में संपूर्ण मरुस्थल इनका विस्तार होता है, काफी है भैया ना। तारा बालू का स्तूप, इनका नाम से पता चल रहा है आकार कैसा होगा, तारे के समान आकार होता है। और ये स्पेशल तारा बालू का स्तूप अपने कहां मिलते हैं, हमादा क्षेत्र में मिलते हैं। और हमादा क्षेत्र अपन ने पहले ही पढ़ा था, कहां है, चट्टानी मरुस्थल राजस्थान के कौन कौन से जिलों में, जैसे जैसलमेर, मोहनगढ़, पोखरण और श्री गंगानगर का सूरतगढ़। तो अपन ने पहले ही पढ़ रखा है कि तारा बालू का स्तूप या चट्टानी मरुस्थल में मिलेंगे, तो जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण और गंगानगर के कहां है, सूरतगढ़। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है कि तारा बालू का स्तूप कहां मिलेंगे, जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण और गंगानगर के सूरतगढ़ में, जहां चट्टानी मरुस्थल था वहां, थोड़ा है ना। तारा बालू का स्तूप आकार यही तारे के समान, जहां हवा अपनी दिशा के बार बार बदलती रहती है, हवा बार बार बदलती रहे। अनुप्रस्थ में क्या आ रहा था, लंबवत या समकोण पर बन रहे थे है ना, और हवा की तेज गति से बरखांड बन रहे थे, और एक ही दिशा में दीर्घकालीन हवा चलने से अनुप्रस्थ बन रहे थे है ना। तो इनका आकार ध्यान रखना, ये अपने तारा बालू का स्तूप होते हैं। सव्र काफीज बालू का, ये मरुस्थल में इलाकों में जो छोटी छोटी झाड़ियां झुंड होते हैं, उनके टकराने से उनके पास में जो टीले इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें सव्र काफीज बालू का स्तूप कहा जाता है। लास्ट एंड फाइनल बात करें अपन नेटवर्क बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप हनुमानगढ़ का, थोड़ा सा ध्यान रखना, यह हनुमानगढ़ के हिसार भिवानी, यानी हनुमानगढ़ के हिसार भिवानी में मिलते हैं। और एक चीज और है, आपको बता दूं कि मरुस्थल में सर्वाधिक विस्तार के लिए, जैसे बरखाने अर्धचंद्राकार हो रहा, तो मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भी उत्तर पूर्व की हो रहा है। उत्तर पूर्व के मतलब हरियाणा की तरफ, और हरियाणा में हरियाणा की साइड में ही मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। तो मरुस्थल के विस्तार के लिए कौन से बालू का स्तूप है, सबसे ज्यादा ऊंचे कौन से होते हैं, अनुदैर्ध्य होते हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं, हवा के विनाशकारी कौन से होते हैं, बरखान होते हैं, लंबवत या समकोण पर कौन से होते हैं, एक ही दिशा के दीर्घकालीन बनने से कौन से होते हैं। इस प्रकार की सारी चर्चाएं कर ली अपने। फिर अगले नेक्स्ट पार्ट अपन फिर लेके आएंगे। आज अपन ने सूक्ष्म मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ा, जिसके अंदर बालू का स्तूप की सारी चर्चा की। अब अपन एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की चर्चा करेंगे, उसके मुक्त प्रदेश के बाद में अपन सूक्ष्म मरुस्थल की चर्चा करेंगे, फिर अरावली की चर्चा करेंगे। तो अगला नेक्स्ट पार्ट फिर मिल लेंगे आपसे। जब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। सभी साथियों को एक बार फिर से धन्यवाद बने रहने के लिए। ठीक है, धन्यवाद साहब।